हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए हम आज बात करते हैं काल विभाजन और नामकरण को लेकर के, क्योंकि कल हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर चर्चा हो चुकी है। तो आइए आज देखते हैं कि काल विभाजन और नामकरण से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन का जो काल विभाजन है, तो इससे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में बांटा है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि मान लीजिए 4 भागों का नाम दे दिया, जैसे दे दिया कि चारण काल, उसके बाद दे दिया कि ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, उसके बाद दे दिया तुलसीदास, उसके बाद दे दिया कि रीति काव्य, और मान लीजिए कुछ अलग दे दिया और पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाजन जॉर्ज ग्रियर्सन ने नहीं किया है या नाम नहीं दिया है। तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन किया है उसमें सभी नाम किस तरह से रिलेट करते हैं। एक आपके जो माइंड है उसमें एक रिलेट होना चाहिए कि 11 नाम जो दिए हैं वो किस प्रकार से हैं। मेरे कहने का यही तात्पर्य है। तो आप जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन में कितने उसके विभाजन हैं वो याद किए, और ये भी याद करिए कि ये जो 11 विभाजन है इनमें से अगर कोई नाम पूछ देता है तो ध्यान में रहे। तो उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो काल विभाजन और नामकरण दिया है उसमें उन्होंने जो आदिकाल का नाम है उसको क्या नाम दिया था। तो उन्होंने जो आदिकाल का नाम है वो चारण काल के नाम से संबोधित किया था, क्योंकि आपका आदिकाल 1000 से 1300 ईस्वी तक चला था और इन्होंने चारण काल जो नाम दिया था वो 700 से 1300 ईस्वी के बीच के इतिहास काल के जो समय पीरियड है उसको चारण काल नाम दिया था। उसके बाद इन्होंने दूसरा जो काल विभाजन किया था वो 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा था जायसी का प्रेम कविता, चौथा था ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पाँचवां मुगल दरबार, छठवां तुलसीदास, सातवां रीति काव्य, आठवां तुलसीदास के अन्य परिवर्ती कवि, नौवां 18वीं शताब्दी, 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 11वां महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इनके काल विभाजन को देख करके कभी कभी लगता है कि ये इतिहास लिख रहे थे, जैसे कि महारानी विक्टोरिया के शासन में या उसके बाद कंपनी के शासन में। ये हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिख रहे थे, ये हिस्ट्री टाइप में लिख रहे थे कि किसके काल में क्या घटित हुआ। तो इस तरह से आप ध्यान में रखे रहिए। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। तो ये देखिए कि इन्होंने मतलब हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल कहा है। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि चारण काल किसने कहा है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन। उसके बाद ये क्वेश्चन और बन सकता है कि सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल किसने कहा, तभी ग्रियर्सन। तो किसी तरह से घुमा फिरा के किसी तरह क्वेश्चन आए, अगर पूछता है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल किसने किया है तो ग्रियर्सन को आपको मारना है। उसके बाद चारण काल के अंतर्गत ग्रियर्सन ने किन कवियों को शामिल किया है ये भी ध्यान रखिए। तो चारण काल के अंतर्गत ग्रियर्सन ने 9 कवियों को शामिल किया है। संख्या भी याद रखिए और कौन कौन से कवि हैं उनको भी याद रखिए। तो पुष्य कवि, खुमाण सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद, चंद मतलब चंद्रवरदाई, जगनीक, जोधराज एवं सारंगधर, ये 9 कवि इन्होंने चारण काल के अंतर्गत शामिल किया है। और ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। ये पूछा जा सकता है कि उन्होंने अपने इतिहास का काल विभाजन किस आधार पर किया है, क्योंकि यहीं गारसा दत्तासी थे तो वर्णानुक्रमिक पद्धति पे किए थे, अंग्रेजी के वर्णों के क्रम के आधार पर। जॉर्ज ग्रियर्सन थे तो काल विभाजन के आधार पर किए थे। तो इनका भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने अपने इतिहास का विभाजन किस आधार पर किया, तो इन्होंने अपने इतिहास का विभाजन प्रवृत्तिगत काल विभाजन मतलब प्रवृत्तियों के आधार पर किया
कि उस समय उस काल पीरियड में किस तरह की रचनाएं की जाती थी, जैसे वीर रस की रचनाएं, श्रृंगार रस की रचनाएं, इस आधार पे उन्होंने इसका काल विभाजन किया है। तो और इन्होंने अगला देखिए, ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया है, इन्होंने अलग अलग नाम दिया है। जैसे अभी आपको बताए हैं कि 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, इस तरह से। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। आगे हम बढ़ते हैं। आगे है कि मिस्र बंधुओं का काल विभाजन। अब ये पूछ सकता है कि मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है। तो मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है, जिसमें आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल। अब ये आपसे पूछ सकता है कि प्रारंभिक काल का समय मिस्र बंधुओं ने कब से कब तक निर्धारित किया। तो प्रारंभिक काल का समय मिस्र बंधुओं ने 700 विक्रम संवत से 1444 विक्रम संवत तक माना है, क्योंकि प्रारंभिक काल में इन्होंने 2 काल माने, पूर्व प्रारंभिक काल, उत्तर प्रारंभिक काल। तो इनका प्रारंभिक काल का जो टाइम पीरियड है वो आपको 700 से 1400 विक्रम संवत तक। विक्रम संवत और ईस्वी में आप लोग अंतर जानते हैं। विक्रम संवत में से अगर आप 57 घटा देंगे तो आपका ईस्वी सन आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए अगर ईस्वी सन में भी देता है तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये जरूर टिक करिएगा। उसके बाद दूसरा है माध्यमिक काल। माध्यमिक काल का समय है 1445 से 1680 विक्रम संवत तक। उसके बाद आपका अलंकृत काल है। अलंकृत काल 1681 से लेकर के 1889 विक्रम संवत तक। उसके बाद परिवर्तन काल है। परिवर्तन काल 1890 से 1924 विक्रम संवत तक। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि सबसे पहले मतलब बात ये रखिए कि इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है और इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या क्या नामकरण दिए हैं। तो इन्होंने आधुनिक काल का जो नाम है वो परिवर्तन काल दिया है। इन्होंने रीति काल का जो नाम है वो अलंकृत काल दिया है। इन्होंने भक्ति काल का जो नाम है वो माध्यमिक काल दिया है। इन्होंने आदि काल का जो नाम है वो प्रारंभिक काल दिया है। आप अगर अपनी सुविधा अनुसार लिख भी सकते हैं कि आदि काल को इन्होंने प्रारंभिक काल माना है, आदि काल। उसके बाद इन्होंने ये भक्ति काल को माध्यमिक काल माना है। उसके बाद इन्होंने अलंकृत काल, रीति काल को अलंकृत काल माना है। उसके बाद इन्होंने परिवर्तन काल, आधुनिक काल को माना है। ठीक है, ये आपके ध्यान में रहेगा कि आदिकाल को किसने प्रारंभिक काल नाम दिया। तो ये आपको ध्यान रहेगा कि मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया। उसके बाद आदिकाल को माध्यमिक काल किसने नाम दिया, तो उन्होंने मिस्र बंधुओं ने। उसके बाद आदिकाल को अलंकृत काल नाम मिस्र बंधुओं ने। परिवर्तन काल आधुनिक काल का तो मिस्र बंधुओं ने। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। उसके बाद आगे देखते हैं परिवर्तन काल। उसके बाद नहीं ये देखिए गलत हो गया। मिस्र बंधुओं ने अपने काल विभाजन को 4 भागों में बांटा है। ये देखिए नीचे था, दिखाई नहीं दिया, इसके लिए सॉरी। इसमें परिवर्तन काल के बाद वर्तमान काल, वर्तमान काल का इन्होंने समय ये 1926 विक्रम संवत से माना है। तो ये आप लोग ध्यान रखिए। उसके बाद आदिकाल के बाद आप आ जाइए, ये मिस्र बंधुओं के बाद आप आ जाइए तो रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन हम लोग देख लेते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। तो आदिकाल जो है, आदिकाल की समय सीमा इन्होंने 1050 से 1375 विक्रम संवत तक माना है। इन्होंने पूर्व मध्यकाल की सीमा 1375 से 1700 तक माना है। उत्तर माध्यमिक काल की सीमा 1700 से 1900 माना है और आधुनिक की 1900 से 1984 तक माना है। तो ये आपको ध्यान रहे
और किसी भी इतिहासकार को लेकर के आप लोग एक चीज़ याद कर लीजिए कि इन्होंने जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, कब से कब तक किसका शासनकाल है। जैसे शुक्ल जी को ही ले लीजिए, शुक्ल जी को लेकर के आप लोग याद किए रहिए कि 1050 विक्रम संवत से 1375 तक आदिकाल, 1375 से 1700 तक पूर्व मध्यकाल, 1700 से 1900 तक उत्तर मध्यकाल और 1900 से 1984 तक आधुनिक काल इन्होंने नामकरण दिया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। उसके बाद राम कुमार वर्मा का काल विभाजन देख लीजिए। इन्होंने जैसे काल विभाजन में ये होता है ना कि पार्टिकुलर पूछ देता है कि ये काल विभाजन किसका है या किसने नाम दिया है। जैसे राम कुमार वर्मा ने जैसे पूछ देगा कि राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम भाग को किस नाम से संबोधित किया है, तो इन्होंने संधिकाल नाम से संबोधित किया है। तो इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में बांटा है। जैसे मिश्र बंधुओं ने 5 भागों में बांटा था, उसी तरह से इन्होंने भी 5 भागों में बांटा है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए और ये भी ध्यान रखिए कि संधिकाल का समय कब से कब तक है, चारण काल का समय कब से कब तक है, भक्तिकाल का कब से कब तक है, रीतिकाल का कब से कब तक है और आधुनिक काल का। उसके बाद गणपत चंद्रगुप्त का भी देख लीजिए, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तरकाल, आधुनिक काल। वैसे इनका पूछा नहीं जाता है, पूछा वही आपको जाएगा। उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन देख लीजिए। तो डॉक्टर नगेंद्र ने काल विभाजन वैसे पार्टिकुलरली किया नहीं, इन्होंने इतिहास का संपादन किया है बस। तो इन्होंने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और आधुनिक काल के इतने विभाग किए हैं, जिसमें पुनर्जागरण काल है, जागरण सुधार काल है, छायावाद काल है, छायावाद उत्तर काल है। इसकी समय सीमा देख लीजिए। तो आदिकाल को इन्होंने 7वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी तक माना है। उसके बाद भक्तिकाल को 14वीं से लेकर के 17वीं तक माने हैं। उसके बाद रीतिकाल को 17वीं से लेकर के 19वीं तक माने हैं। उसके बाद आधुनिक काल तो 19वीं सदी से आगे का पीरियड जो है वो आधुनिक काल माने हैं। उसमें 19वीं सदी में 4 विभाग किए हैं, जिसमें पुनर्जागरण काल 1857 से 1900 तक है, जागरण सुधार काल 1900 से 1918 तक है, छायावाद काल 1918 से 1938 तक है और छायावादोत्तर काल 1938 से लेकर के 1953 तक है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि भारतेंदु काल को किसने पुनर्जागरण काल कहा है, तो डॉक्टर नगेंद्र। या ये पूछ सकता है कि द्विवेदी काल को किसने जागरण सुधार काल नाम दिया है, तो डॉक्टर नगेंद्र। और बाकी ये सब तो है ही। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए क्योंकि ये ज़रूरी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो बच्चन जी का काल विभाजन देख लेते हैं, क्योंकि भाई बच्चन जी इम्पोर्टेंट हैं। इस समय टीजीटी एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बच्चन सिंह से आया था, तो उनके काल विभाजन और नामकरण को देख लेते हैं। तो बच्चन सिंह ने काल विभाजन हिंदी साहित्य का इतिहास का 4 भागों में किया। इन्होंने आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम दिया, भक्तिकाल को भक्तिकाल ही रहने दिया, रीतिकाल को रीतिकाल, आधुनिक काल को आधुनिक काल। इनका जो नामकरण का एक चेंजिंग है, जो आदिकाल को इन्होंने अपभ्रंश काल कहा है, तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए और बाकी सब वही है। उसके बाद ये सब तो काल विभाजन हो गए। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं नामकरण को लेकर के कि किस विद्वान ने किस काल को किस नाम से अभिहित किया है। जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि चारण काल नाम किसने दिया है, जैसे कि आपको हमने ऊपर बताया कि चारण काल नाम ग्रियर्सन का है, आदिकाल का नाम चारण काल ग्रियर्सन ने दिया है। उसके बाद मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछ देता है कि आदिकाल का नाम प्रारंभिक काल किसने कहा है, तो आदिकाल का नाम प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। उसके बाद पूछ सकता है कि बीज वपन काल नामकरण किसने दिया है, तो ये बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया है।
उसके बाद पूछ देगा कि वीरगाथा काल किसका है, तो वीरगाथा काल आपका रामचंद्र शुक्ल जी का है। उसके बाद पूछ देगा कि सिद्ध सामंत युग किसका है, तो सिद्ध सामंत युग राहुल संकृत्यान जी का है। उसके बाद वीरकाल किसका है, तो वीरकाल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। संधि काल एवं चारण काल किसने कहा है, तो ये राम कुमार वर्मा ने कहा है। ये देख लीजिए, आप अभी कंफ्यूज हो जाएंगे कि चारण काल तो राम कुमार वर्मा भी कहे हैं और चारण काल ग्रियर्सन भी कहे हैं। तो अगर ऑप्शन में दोनों रहता है तो आपको सिर्फ ग्रियर्सन पर ही जाना है। अगर ऑप्शन में मान लीजिए ग्रियर्सन नहीं रहते हैं तो आप राम कुमार वर्मा को टिक कर सकते हैं, ठीक है, चारण काल के लिए। उसके बाद आदिकाल का नाम आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। और आधार काल नामकरण आपके सुमन राजे ने किया है। तो आप लोग ध्यान रखिए, और ज़्यादातर ध्यान देने वाली बात इसमें यही है कि वीरगाथा काल नामकरण किसका है, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल का, और सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यान का, और आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये चीज़ें ध्यान में रहनी चाहिए, बाकी और सब तो जरूरी ही है। उसके बाद नामकरण में आगे बढ़ते हैं तो रीतिकाल के भी कुछ नामकरण हैं। वैसे इसको हम लोग रीतिकाल के अंतर्गत ही पढ़ते तो अच्छा रहता, बाकी देख लीजिए। रीतिकाल का नामकरण रीतिकाव्य किसने किया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। उसके बाद अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का नाम रीतिकाल दिया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा है। तो ये रीतिकाल का नामकरण है। जैसे हम लोग अगर पढ़े होते रीतिकाल तो वहाँ पे ये जरूरी होता है कि किस विद्वान ने रीतिकाल को किस नाम से जाना है या किस नाम से उसको संबोधित किया है। तो ये चीज़ें आपको ही याद करनी है, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको ये टीचर तो सिर्फ बता ही सकता है कि ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, बाकी याद करने वाला काम तो आप ही को करना है। और हर जगह कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करना होता है, कुछ चीज़ें याद करनी होती है। जैसे यहाँ नामकरण है तो आपको याद ही करना है, उसमें आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो वो आपके दिमाग में नहीं रहने वाला है। तो आप अपना कुछ टिक बनाइए जिस भी तरीके से आप याद कर पाएँ, और इसको याद कर लीजिए कि रीतिकाव्य किसका है, अलंकृत काल किसका है, उसके बाद श्रृंगार काल किसका है, कला काल किसका है, और इसको याद कर लीजिए। बाकी अब हम आगे वाली वीडियो में आदिकाल के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद आदिकाल के क्या पृष्ठभूमि रही हैं, क्यों आदिकाल को आदिकाल कहा गया, आदिकाल में कौन से कवि रहे हैं, आदिकाल को कितने भागों में बांटा गया, आदिकाल से पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा होगी। तो ठीक है, नमस्कार।